हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। और रोलिंग मोशन में जो डिफरेंट पार्टिकल्स से उनके वेलोसिटीज़ कितनी हैं, क्या होगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, जब कोई भी पार्टिकल जो है रोलिंग मोशन करता है तो क्या होगा। ओके, तो हम लोग जो है सबसे पहले रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो रोलिंग मोशन जो है उसके अंदर सपोज यहाँ पर रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं हो रहा है यहाँ पर। सपोज आपके पास ये एक सर्कल है ना बेटा, ये वाला आपके पास अगर सर्कल है तो इस सर्कल के डिफरेंट पार्टिकल्स आर देयर। देखिए ये सर्कल के डिफरेंट पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल आपके पास सपोज P0, ये पार्टिकल आपके पास P1, ये पार्टिकल आपके पास P2 है ना। तो यहाँ पर ये वाला पार्टिकल P0 है, ये वाला पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी होगी VCL, मतलब सेंटर ऑफ मास की जितनी वेलोसिटी है उतनी ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज सपोज इट इज V1 है ना। ये V1 जितनी वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी V1 होगी। लेकिन इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो ये पार्टिकल ऐसे भी मोशन कर रहा है और साथ साथ में आगे भी चल रहा है। तो ये वाले पार्टिकल की एक वेलोसिटी होगी सपोज यहाँ पर VC है, और यहाँ पर जो है दूसरी भी एक वेलोसिटी होगी ये पार्टिकल की, ये यहाँ पर इसके टेंजेंट से, तो इसकी वेलोसिटी हमको ये मिलेगी, मतलब ये दोनों का वेक्टर एडिशन मिलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल P1 है ना। तो ये रोलिंग मोशन में अगर आप देखने जाओ ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पर ही रोटेशनल मोशन करता है और यहाँ पर ये वाला आगे चलेगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको ज़्यादा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको ज़्यादा इलाबोरेट करके अगर हम लोगों को देखना है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि एक पार्टिकल है, मतलब एक टॉपिक है जिसका हम लोग कहेंगे रिजिड बॉडीज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। तो यहाँ पर हम लोग एक इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके देखेंगे। रिजिड बॉडीज रोलिंग without sliding, rigid bodies rolling without sliding है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सपोज यहाँ पर ये एक आपके पास एक स्लोप है ना, और उसका एंगल आपके पास थीटा। यहाँ पर अगर आपके पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमारे पास R है ना, ये R है, यहाँ पर अभी स्टेशनरी है, एंड देन आफ्टर इट इज रिलीज्ड। अगर ये रिलीज किया जाता है तो यहाँ पर वो आएगा है ना। जब वो यहाँ पर आएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसको यहाँ पर रोलिंग करने के लिए विदाउट स्लाइडिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। और फिर बाद में बात करेंगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोलिंग के साथ में विदाउट स्लाइडिंग, मतलब रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग करता है, तो उसकी दो तरह की वेलोसिटी होगी, दो तरह की काइनेटिक वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एक तो जो होगा उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होगी उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए रिजिड बॉडी रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है ना, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसलेशनल as well as rotational ये दोनों मोशन कर रहा है। तो we can say as shown in the figure, as shown in the figure, a sphere of radius r, a sphere of radius r is at height h from द सरफेस है ना। ये वाली हाइट है हमारे पास फ्रॉम द सरफेस,
नाउ एंगल ऑफ स्लोप है ना, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ स्लोप। ये क्यों आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ स्लोप इज थीटा, है ना। तो यहाँ पर अगर उसको रिलीज किया जाता है ना, इफ the ball is released, if the ball is released, if the ball is released from height h, it will rotate and will do a translational motion, ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखिए बेटा, ये रोल जब यहां पर होगा, मतलब ये स्फीयर जब यहां पर होगा, तो उसके पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये रोल करके नीचे की तरफ आएगा तो उसका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। और उसके साथ में क्या होगा, तो उसके साथ में होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो ऐसे ऐसे रोलिंग मोशन करेगा तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला होगा mgh, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये बात आपको याद रखना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज दिस I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा इट इज दैट सर्कुलर वेलोसिटी और क्या कहते हैं उसको, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये I इज एनालोगस टू m and v इज एनालोगस टू ओमेगा, है ना बेटा। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास mgh is equal to 1/2 mv² plus 1/2 I omega square. Now we also know that I is equal to हमारे पास mk²। क्या हम लोगों ने आगे नहीं पढ़ा ये? I is equal to mk²। What is this m? M is mass of the object, and what is this k? Radius of gyration, है ना बेटा। k क्या था हमारे पास? Radius of gyration, and omega v is equal to r into omega, therefore v upon r is equal to, we can say omega, v upon r is equal to, we can say omega। तो यहाँ पर क्या होगा, mgh is equal to 1/2 mv² plus 1/2 I into omega square। अब हम लोग ये वाला यहाँ पर रख देंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, mgh is equal to 1/2 mv² plus 1/2 mk², और यहाँ पर क्या लिखेंगे, v upon r का स्क्वायर। आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, ठीक है, चलिए यहाँ तक ही आ रहा है। तो mgh इज इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा आपके पास 1/2 mv² प्लस 1/2 mk², और v की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, ओमेगा की जगह पे हम लोगों ने v अपॉन r रख दिया। चलिए उसकी जगह पे हम लोग कैपिटल R रखते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू, है ना, क्योंकि यहाँ पर रेडियस हम लोगों ने r लिए। तो ये वाला कैपिटल R रखते थे, यहाँ पर भी कैपिटल R हम लोग रखते थे, और यहाँ पर भी आपके पास कैपिटल R हम लोग रखते थे। तो ये वाला mgh is equal to 1/2 m omega square plus 1/2 mk square v upon r whole square। ठीक है बेटा, तो इतना आप इसको वीडियो को पोस्ट करिए, वीडियो को पोस्ट करके इतनी नोट बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले वीडियो को पोस्ट कीजिए बेटा, और उसके बाद इतनी नोट बनाइए। ओके, सो राइट इट डाउन, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अब जो है ये वाला हमारे पास आ जाएगा mgh is equal to 1/2 mv² plus 1/2 mk² v² upon r²। क्या हुआ बेटा, ये बहुत सिंपल है, देखिए 1/2 mv² plus 1/2 k² v² upon r²। so mgh is equal to 1/2 mv², ये वाला 1 plus k² upon r², ये वाला हुआ k² upon r²।
1/2 mv स्क्वायर को अगर हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास ये रहेगा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। नाउ दिस m एंड m विल गेट कैंसल, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2gh, है ना, ये वाला क्या हो जाएगा 2gh, ठीक है। ये वाला 2gh m इज इक्वल टू ये वाला v स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये उसकी वेलोसिटी आ गई, इतनी वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन h हमको मालूम नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, देखिए बेटा यहाँ पर देखिए हम लोग इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, यहाँ से रोड को हम लोग रिलीज करते हैं तो ये वाला d है, ये वाला h है और यहाँ पर ये थीटा है, तो कहना राइट साइन थीटा, इन दिस केस साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन d, क्या हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। तो ये d इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो d इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा, या d साइन थीटा इज इक्वल टू h, तो h इज इक्वल टू वी कैन से d साइन थीटा, ऐसे भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो अगर आपको जो है h नहीं लिखना तो h की जगह पे आप क्या लिखोगे d साइन थीटा। अगर आप इसको देखोगे, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर चलिए इसको मिटाता हूं मैं, ये वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h की जगह पे मैं क्या लिखूंगा d sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है बेटा, इतना लिखा। तो हमको v यानी वेलोसिटी हमको कितनी मिलेगी, इतनी वेलोसिटी से वो नीचे आएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो इतनी वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसकी नोट बनेगी। अब देखिए बेटा, अगर हम लोग जो है देखिए उसके बारे में, मतलब ये v तो आपको मिल गया, ऐसे आपको जो है आराम से जो है उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन एक दूसरी बात जिसके ऊपर हम लोगों को जो है अटेंशन पे करना है वो ये है कि सपोज ये वाला जो है हमारे पास थीटा है, ये वाला हमारे पास हाइट उस स्लोप की h, और अगर यहाँ से ये वाला स्फीयर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक उनको सपोज ये वाला d है ना, यहाँ से यहाँ तक का मतलब अगर स्लोप की लेंथ जो है d है, तो हम लोगों ने पहले भी देखा कि sin थीटा इज इक्वल टू h अपॉन d, है ना, या तो d इज इक्वल टू h अपॉन sin थीटा, ओके, d इज इक्वल टू h अपॉन sin थीटा। ये वाली तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन क्या हम लोग एक वेलोसिटी का फॉर्मूला और भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये वाला स्फीयर अगर a जितने एक्सेलरेशन से जाता है ना, इफ द ball is or if the sphere is moving in a downward direction with acceleration k, so if a sphere is moving in a downward direction with एक्सेलरेशन a, कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a, तो एक्सेलरेशन a, तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। व्हाट इज दिस a? a इज द एक्चुअल एक्सेलरेशन विद व्हिच द स्फीयर इज कमिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये वाला क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और d की जगह पे मैं क्या h अपॉन sin थीटा नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, तो h अपॉन sin थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको v स्क्वायर क्या मिला, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू ah अपॉन sin थीटा। ये वाला भी फॉर्मूला आप उसको यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से जो है आप वो वाला फॉर्मूला तो है ही है, वो वाला फॉर्मूला तो आप उसको कभी भी जो है रोक नहीं सकते, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी जो है v स्क्वायर से हम लोग उसको कर सकते हैं। अब मेन चीज क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर दिया है ना। अब अगर हमारे पास यहाँ पर ये वाला स्फीयर सपोज यहाँ पर आ गया, अब इसको एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लग रहा है, उसको यहाँ पर g sin थीटा लगेगा,
लगेगा ना जी साइन थीटा, और यहाँ पर आपको उसको जी कॉस थीटा लगेगा। आपको पता है ना ये वाला तो हम लोगों ने आगे पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वाला एंगल अगर आप देखोगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, तो ये वाला आपको लगेगा जी कॉस थीटा और यहाँ पर आपके पास लगेगा जी साइन थीटा। एक्चुअली द स्फीयर शुड कम डाउन विद दिस एक्सेलरेशन, sphere should come down with this acceleration, but it is coming down with this acceleration a. Okay, so decrease in acceleration, देखिए यहाँ पर उसको g sin theta, so actually we can say actually the sphere should come down with acceleration g sin theta, but it is coming down with acceleration a. It is coming down with acceleration a. Actually the sphere should come down with acceleration g sin theta, but it is coming down with acceleration a. So what happens, actually it is there is a decrement in the acceleration, है ना। अब ये acceleration क्यों decrease होता है, तो acceleration decreases because of the frictional force. So this decrement in the acceleration, is because this decrement in the acceleration is because of frictional force, है ना, तो because of friction। ठीक है बेटा, तो इतना लिखिए फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इतना लिखिए फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर आपको देख रहा हूँ, मतलब ये जो है अगर हम लोग जो है स्फीयर अगर मूव करता है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन a, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, तो हमको v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah अपॉन साइन थीटा ये भी मिलेगा। अब अगर आप देखोगे तो एक्चुअली उसके ऊपर कितना अगर आप देखोगे तो g साइन थीटा जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मतलब स्लोप की डायरेक्शन में उसको जो है एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन वो इतने एक्सेलरेशन से नहीं आ पाता बिकॉज उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज उसको फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ओके, सो राइट इट डाउन। अब देखिए बेटा, हम लोगों ने v स्क्वायर के दो फॉर्मूला डिराइव किए थे। क्या किए थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो v स्क्वायर वाला पहला फॉर्मूला जो अगर हमारे पास था दैट फॉर्मूला वाज 2gh, है ना। अगर आप देखोगे तो आपकी नोटबुक में लिखा होगा 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये वाला पहला फॉर्मूला था। एंड द सेकंड फॉर्मूला ये वाला क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल, ये वाला हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला था हमारे पास, अगर आप देखोगे तो द सेकंड फॉर्मूला वाज 2ah अपॉन साइन थीटा, है ना। ये वाला क्या होगा, 2ah अपॉन साइन थीटा। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब दोनों v स्क्वायर बताते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये वाला क्या हो गया 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah अपॉन वी कैन से sin थीटा, है ना। तो यहाँ से हमको a मिलेगा, देखिए 2h कैंसिल, तो ये वाला क्या मिलेगा हमारे पास g sin थीटा, है ना। ये वाला इसको इधर ले गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये दिस 2 एंड 2 मिल गया कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिलेगा g sin थीटा और ये मिलेगा हमारे पास 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन e। इतने एक्सेलरेशन से वो स्लोप पे नीचे की तरफ आ रहा है ना। यहाँ पर ये स्लोप पे नीचे की तरफ इतने एक्सेलरेशन से आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, a। आना कितने एक्सेलरेशन से चाहिए था उसको, g sin थीटा, है ना। g sin थीटा से आना चाहिए था, जबकि वो g sin थीटा से नहीं आ रहा, देखिए इतने से आना चाहिए था,
उसके डिनोमिनेटर पे 1/k² + r² इतने एक्सेलरेशन से आ रहा है। सो वी कैन से रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो हमारे पास रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन ये हो गया। रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन हमारे पास कैसे हो गया, एडस इज इक्वल टू, उसको आना चाहिए था g sin थीटा से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आ रहा है s, तो रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो ये वाला हो गया g sin थीटा माइनस g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r², इतना रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इतना रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन हो गया। अगर हम लोग जो है यहाँ से g sin थीटा को अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन, यहाँ पर आपके पास क्या हो गया r², ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया r² + k², है ना, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये r² यहाँ पर आ जाएगा, तो एडस इज इक्वल टू g sin थीटा और यहाँ पर 1 - r² अपॉन r² + k²। ठीक है, ये वाला हमारे पास आ जाएगा g sin थीटा, तो ये वाला एडस इज इक्वल टू g sin थीटा, तो एडस कितना आ जाएगा, तो एडस इज इक्वल टू g sin थीटा इनटू यहाँ पर r² + k² अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये वाला कितना बन जाएगा हमारे पास, r² + k² - r²। ओके, सो राइट इट डाउन, लिखो, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या है कि आपको पहले v² = 2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r², अगर यह 1/2 mv² रख दो ना तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे देगा। यहाँ पर मतलब ये 1/2 m यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 1/2 m मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे देगा। तो काइनेटिक एनर्जी इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन स्फीयर एट एनी पॉइंट बाय यूजिंग दिस v²। कोई भी v² से वो हम लोग उस क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है ना, तो एडस ये हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमको जो है इतने एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इसको आना चाहिए था सिर्फ इतने एक्सेलरेशन से g sin थीटा से, लेकिन वो आ रहा है इतने एक्सेलरेशन से। तो रिड्यूस एक्सेलरेशन कितना हो गया, आना चाहिए इतने से, आ रहा है इतने से, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया। तो सब्ट्रैक्शन हो गया तो g sin थीटा का हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो एडस इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन r² + k² माइनस r² अपॉन r² + k²। ओके, सो राइट इट डाउन, इतना लिखो, फिर बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पोस्ट कर लीजिए बेटा। तो ये वाला हमारे पास एडस आ गया, मतलब रिड्यूस्ड एक्सेलरेशन। अब ये वाला आ गया हमारे पास k² अपॉन r² + k²। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि ये एक्सेलरेशन में रिडक्शन क्यों हुआ, तो एक्सेलरेशन में रिडक्शन हुआ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से रिडक्शन हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, सो F इज इक्वल टू, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स Ff इज इक्वल टू m at s, यानी लिखेंगे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स, बट फ्रिक्शन फोर्स कैन बी रिटन हियर एज μs into n, होगा ना बेटा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू μs into n, और यहाँ पर n, और एडस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज k² अपॉन r² + k²। ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिटा दो इसको बेटा, आप नहीं लिखो तो उसको लिख लेंगे, हमको बार बार वो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं डायग्राम चलिए बाद में ड्रॉ करता हूँ, कोई बात नहीं, अभी ड्रॉ करो, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम है, यहाँ पर कोई भी स्फीयर ले लेते, यहाँ पर उसकी g sin थीटा होगी, g तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये बना होगा g cos, और यहाँ पर उसको नॉर्मल रिएक्शन है ना। अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स इतना लगता है, m के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर μs, और n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, mg cos थीटा, n की जगह पे लिखेंगे ना बेटा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा m इनटू वी कैन से k² अपॉन r² + k²। ये जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो कोई फिक्र की बात नहीं, तो ये दोनों हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो μs ये वाला कितना हो जाएगा, μs इनटू g cos थीटा इज इक्वल, ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, k² अपॉन r² + k²। तो ये वाला हमारे पास μs आ जाएगा,
है ना। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास, आपके पास कितना आ जाएगा, ओके। सो ये वाला आपके पास, जस्ट अ मिनट, ओके बेटा। चलिए, गलती क्या था मालूम है, गलती जो है इस यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर एडेस जो था वो था हमारे पास k² अपॉन r² प्लस k² इंटू जी साइन थीटा था। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करने में मैंने थोड़ा सा, मतलब मेरी गलती थी कि वो जी साइन थीटा लिखना मुझे रह गया। तो अब m इंटू एल एस, जी साइन थीटा था, देख लीजिए, है ना। तो जी साइन थीटा अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जी साइन थीटा हम लोगों को लिखना पड़ेगा। सो ये जी भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा वैसे के वैसा। अब इसको हम लोग इधर लेंगे, जी तो गया, तो ये म्यू एस क्या हो जाएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ताकि वो स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग कर सके, तो इतना होना चाहिए tan थीटा, ये वाला 1, ये cos को इधर ले जाएंगे, ये वाला tan थीटा इंटू वी कैन से k² अपॉन r² प्लस k², ठीक है। तो इतना जो है हमको म्यू एस, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी ना, ये कंडीशन k² अपॉन r² प्लस k² इंटू tan थीटा म्यू एस, तो वो कोई भी आपके पास स्फीयर हो या फिर बाद में अगर आपके पास जो है स्फीयर ना हो या कोई भी हो, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो स्लाइडिंग करेगा ही करेगा, ओके। चलिए, तो देखिए बेटा, हम लोगों ने क्या इसको प्रूव किया कि अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमने स्फीयर लिया है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे पास रिंग हो सकती है या फिर डिस्क हो सकती है या फिर हमारे पास स्फीयर हो सकता है, उसको अगर स्लाइड करना है विदाउट स्लिपिंग, तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि उसका म्यूएस मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर म्यूएस सिस्टम बढ़ गया ना, फॉर एग्जांपल बढ़ गया, तो कोई फिक्र की बात नहीं है, मतलब तभी भी वो स्लाइडिंग रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग करेगा ही करेगा, है ना, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग करेगा। लेकिन अगर ये कम हो गया ना, ये कम हो गया तो फिर फ्रिक्शन इतना नहीं रहेगा, तब वो स्लाइड करेगा। पहले गुजराती में कहते हैं लपसी जैसे, वो एक तरह से वो फिसल जाएगा, मतलब उसको ऊपर जो है फिसलेगा। लेकिन अगर हमको फिसलाना नहीं है उसको ऊपर, एनी ऊपर जैसे पेलो लपसवानु जो ना हो, तो आपने शू करीशुं अहींया कि ये हमारे पास यूएस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये इक्वेशन सारे शेप के लिए वैलिड है। हम लोग देखेंगे कुछ अलग अलग कि अगर रिंग होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन उसकी r होगी, अगर डिस्क है तो उसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2 हमने पढ़ाया था उसको लास्ट लेक्चर में। फिर अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए आपके पास √2/5 r, ये सारी जो है हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हम लोगों ने कौन सी कंडीशन को डिराइव किया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लोप से अगर रोल करना है विदाउट स्लाइडिंग, तो इट्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा इनटू वी कैन से k² अपॉन r² प्लस k²। अब हम लोग डिफरेंट केसेस लेंगे कि व्हाट विल हैपन। देखिए केस नंबर 1 फॉर रिंग, अगर ये स्फीयर ना होके रिंग हुआ तो क्या होगा। तो फॉर रिंग अगर आप देखोगे तो योर k मस्ट बी इक्वल टू r, है ना। देखिए उसके अंदर लास्ट लेक्चर के वीडियो में देखिए उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन r कितनी होगी, तो म्यूएस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पर r² अपॉन r² प्लस r²। Why? Because here in this case k is equal to r, है ना, k is equal to r, तो ये वाला क्या हो गया, म्यूएस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा इनटू r² डिवाइडेड बाय 2r²। तो ये वाला कितना हो गया, म्यूएस ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये वाली कंडीशन किसके लिए होगी, रिंग के लिए, है ना, कि अगर आपके पास एक रिंग है तो उसके लिए जो है म्यूएस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास ये वाला हो जाएगा। अब हम लोग केस इसकी नोट बनाएंगे।
अब हम लोग केस लेते, केस नंबर 2 लेते, केस नंबर 2 फॉर डिस्क है ना। तो ये वाला फॉर डिस्क लेंगे तो वापस हम लोग देखेंगे के मस्ट बी इक्वल टू, दैट इज के मस्ट इज इक्वल टू r बाय रूट है ना। तो यहाँ पर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज r स्क्वायर बाय 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को वापस लिखेंगे, यहाँ पर r बाय 2 लिखेंगे और यहाँ पर r स्क्वायर बाय के स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर अगर हम लोग देंगे तो 2 प्लस ये वाला हो जाएगा 3r स्क्वायर बाय 2 और ये वाला r स्क्वायर बाय 2, ये वाला r स्क्वायर बाय 2, ये वाला 3r स्क्वायर बाय 2। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास tan थीटा बाय 3 है ना, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये वाला हो गया हमारे पास tan थीटा बाय 3। तो ये वाला हमारे पास फॉर डिस्क हो गया है ना। तो डिस्क के लिए क्या कंडीशन है, तो म्यूएस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वी कैन से 1/3 tan थीटा। फिर उसके बाद जो है अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर लेंगे, देखिए तो फॉर सॉलिड स्फीयर अगर आप लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/5r है ना, ये वाला 2/5r। तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा ये हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर बाय 5 1 k स्क्वायर। बस तो रख दें यहाँ पर। चलिए वापस में इसको जो है थोड़ा एक बार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा और k स्क्वायर। तो ये वाला हो जाएगा 2r स्क्वायर बाय 5 और यहाँ पर r स्क्वायर प्लस वी कैन से 2r स्क्वायर बाय 5 है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास ये 2r स्क्वायर बाय 5 और ये वाला कितना हो जाएगा 7r स्क्वायर बाय 5, ये कैंसिल हो गया और ये वाला कितना हो गया, तो म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/7 tan थीटा। ओके, सो ये वाला आपके पास इतना आ गया, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर आपकी पूरी थियरी हम लोगों ने खत्म की, रोटेशनल मोशन वाली पूरी थियरी। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो टॉपिक जो है मैं आपको जूम लेक्चर्स में पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड थियरी है वो सारी के सारी हम लोगों ने, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। फिर उसके बाद जो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ये वाले सारे फॉर्मूला है आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है कि ये I × ओमेगा स्क्वायर जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो वो हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। अब एक काम कीजिए, आप सभी लोग जो है ना आपकी NCERT को उठा लीजिए, आपकी NCERT उसके अंदर हम लोग सारे इलस्ट्रेशंस करेंगे है ना बेटा। तो ये NCERT का पेज नंबर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो NCERT का पेज नंबर आपको मिलेगा, ओके चलिए ये पहला वाला क्वेश्चन तो शायद मैंने आपको करा दिया, पहला वाला क्वेश्चन जो है कर चुके हैं हम लोग, फिर से करेंगे, चलिए फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सारे इलस्ट्रेशन जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि, ओके एक मिनट। तो देखिए बेटा ये वाला हमारे पास एग्जांपल 7.1। अब एग्जांपल 7.1 क्या कहता है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स और द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द masses are 100, 150 and 200 ग्राम respectively and side of each triangle is 0.5। ये वाला आपके पास देखिए, ये वाला आपके पास 100 ग्राम है, यहाँ पर आपको 150 ग्राम दिया हुआ और ये वाला आपके पास 200 ग्राम है। तो लेट अस से यहाँ पर M1 जो है ना इसको हम लोग 100 ग्राम लिखते हैं, M2 जो है इसको 150 ग्राम लिखते हैं एंड M3 इज इक्वल टू 200 ग्राम है ना, ये वाला हम लोग लिखते हैं। अब हमको जो है इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो इसके पोजीशन वेक्टर भी तो ढूंढने पड़ेंगे ना। तो ये वाला 0.5 है ना, ये वाला भी 0.5 है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला भी 0.5 है। तो R1 जो होंगे, R1 बार उसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे 0 0, R2 बार ये वाले क्या होंगे, तो ये वाला हो जाएगा 0.50 और यहाँ पर R3 क्या हो जाएगा, तो R3 इज इक्वल टू 0.5 cos 61 मैंने इसके पहले भी बताया था। ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास, ये वाला यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाई देगा ना यहाँ पर वही इसका x कोऑर्डिनेट होगा,
और यहाँ पर जो नंबर दिखाई देगा ना उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। सो दिस नंबर, ये वाला जो नंबर दिखाई देगा ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर दिखाई देगा ना, मतलब इस पॉइंट पे जो नंबर दिखाई देगा दैट विल बी वाई कोऑर्डिनेट, और इस नंबर पे जो दिखाई देगा वो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट। ये वाला कितना हो जाएगा y cos 60 और ये वाला 0.5 sin 60 है ना। तो ये R3 कितना हो गया, तो ये वाला हो गया 0.5 इंटू 1/2 और ये वाला हो गया 0.5 इंटू √3/2। ठीक है बेटा, तो R3 बार ये वाला कितना मिलेगा आपको 0.25 और ये वाला कितना मिलेगा आपके पास 0.25 इंटू 1.73। अब ये मल्टीप्लिकेशन आपके लिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो RCM का इज इक्वल टू M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस अप टू प्लस M3, सिर्फ M3 लिखना है तो बस लिख दीजिए ना उसमें अंदर। तो यहाँ पर RCM का ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में करना है, फिर उसके बाद चलिए तो देखिए 173 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो ये वाला कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर ये वाला 6 to 9 है ना। और यहाँ पर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद हो जाएगा 100, हाँ मतलब 4 से डिवाइड करना, सॉरी है ना। चले ना वैसे सिंपल करते हैं, 173 डिवाइडेड बाय 25, तो ये वाला हो जाएगा 173 प्लस ये वाला हो जाएगा 340 और यहाँ पर ये वाला 2, ये वाला हो जाएगा आपके पास 2 और ये वाला 3, कितना हो गया आपके पास 4 डेसिमल तक करने हैं, तो 4 डेसिमल तक करेंगे तो ये वाला 0.33। ओके, सो R3 बार इज इक्वल टू 0.25 और यहाँ पर 0.3325, तो 0.33 हम लोग लिखते हैं या 0.3325 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक हो गया। अब RCM बार इज इक्वल टू M1, M1 कितना होगा आपके पास 00, सॉरी M1 100 और ये इसके कोऑर्डिनेट 00, फिर M2 कितना होगा, तो M2 जो है आपके पास 150 है ना, ये 150 और इसके कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या दिए, उसके x कोऑर्डिनेट कितना 0.505 और y कोऑर्डिनेट उसका 0, फिर R3 बार तो ये वाला कितना हो गया आपके पास 150 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला हो जाएगा 0.25 इंटू 0.3325 डिवाइडेड बाय आपके पास 100 प्लस 150 प्लस 200, यहाँ पर मुझे 200 लिखना चाहिए है ना, प्लस 200। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर RCM का ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 0 0, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आए वो, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर में जो आए वो, और यहाँ पर ये सारों का जो है अगर मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो ये वाला आपके पास 450 जैसा आ जाएगा। फिर इसका इसके x कोऑर्डिनेट का और इसके x कोऑर्डिनेट का आप एडिशन कीजिए, y कोऑर्डिनेट का एडिशन कीजिए और सारों को 450 से आप डिवाइड कीजिए, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला बाकी कैलकुलेशन आप कीजिए, बिकॉज ये वाले कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.2, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7.2 के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर, सो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए। तो ये वाला अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 7.2, अब आप देखेंगे फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना। ओहो, तो चलिए लेमिना मतलब थिन शीट, ये ट्रायंगुलर लेमिना है, तो इसकी आप क्या कीजिए, इसके जो है आप लेमिना के पूरे आपके पास ट्रायंगल था, तो इसकी जो है आप ऐसे स्ट्रिप्स बनाएंगे है ना, ये वाली आप स्ट्रिप्स बनानी। अब सारी स्ट्रिप्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, सारी स्ट्रिप्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट कीजिए और ये मिड पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन को जो है पास कीजिए,
ये वाली आपकी हो गई मीडियन वन, है ना। फिर इसी तरह से यहाँ पर ऐसे कीजिए, सेम स्ट्रिप्स बनाइए और हर स्ट्रिप्स की मिड पॉइंट को पकड़िए, हर स्ट्रिप्स के मिड पॉइंट को पकड़ के दूसरे मीडियन को बनाइए। बस ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया। कि हमारे पास जो है क्या होता है, ये सारा का सारा जो हमारे पास होता है वो, कोई बोलेगा तीसरी भी हम लोग बना सकते हैं, तीसरी भी मीडियन आप बनाओगे ना तो भी यहाँ से यहीं से पास हो जाएगी। तो ये जितने भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, उसका जो है जी जो होता है ग्रेविटेशनल पॉइंट, वही सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है ना बेटा। तो ये वाला सेंटर ऑफ मास हो गया आपके पास 7.2, ऐसे आप बनाओगे। फिर एग्जांपल नंबर 7.3 को देखिए। फाइंड द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, a thin flat plate with dimensions as shown in the figure, है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है the mass of the lamina is 3 किलोग्राम। तो the mass of the lamina is 3 किलोग्राम। अगर 3 किलोग्राम मास तो उसका लेमिना को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला हमारे पास है। ये अगर आप देखोगे ना तो ये सारे, अगर हम लोग इसको यहाँ पर इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ये सारे स्क्वायर्स बन गए, है ना। अब इसके पास ये वाला आपके पास है 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर A 2 0 और यहाँ पर आपको दिया हुआ है B, ये वाला है हमारे पास 2 1, ठीक है। ये वाला है हमारे पास D, ये वाला है, अगर आपके पास देखे जाएंगे तो ये 1 1 है, और ये वाला है E, ये वाला है हमारे पास 1 2, और यहाँ पर ये वाला है F है हमारे पास 0, है ना। तो ये वाला अगर हमारे पास देखेंगे तो सभी मीटर में दिया हुआ है। तो अगर ये वाली एल शेप लेमिना है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। Suppose this is part number 1, this is part number 2 and this is part number 3। ये वाला हमारे पास C1 है, यहाँ से ये वाला C2 है, और यहाँ से ये वाला C3। तो ये वाला हमारे पास R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका सेंटर ऑफ मास, मतलब ये वाला अगर स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर नंबर 1, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो उसके एग्जैक्टली उसके सेंटर में ही होगा ना। कहाँ से लाए, अभी तो हमने देखा था कि जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है उनका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में ही होता है। ट्राइंगल बिल्कुल सिमेट्रिकल था, आप इस ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये सिमेट्रिकल था। तो ये वाला R1 हमारे पास कैसे आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला R2 हमारे पास कैसे आ गया, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला R3 हमारे पास कैसे आ गया। तो हम लोग जो है पूरी लेमिना का मास अगर 3 किलोग्राम है तो M1 जो है हमारे पास कितना होगा, 1 किलोग्राम। अब R1 कितना होगा, है ना, R1 बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक पड़ेगा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 0 होगा, उसका आधा 1 है, ये वाला आपके पास 0.5, और यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये वाला होगा 0, यहाँ पर 1.5, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 0.5 और 1.5, तो 0.5 और ये वाला हो गया आपके पास 1.5। फिर हम लोग M2 को देखेंगे, तो M2 का मास भी हमारे पास 1 किलोग्राम होगा, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर ये है 0.5 है ना, तो ये वाला 0.5 और ये वाला भी आपके पास 0.5। फिर M3 हम लोग देखेंगे, तो M3 इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर R3 देखेंगे, तो R3 हमारे पास कितना होगा, तो ये वाला हो गया 1.5 और 0.5, तो ये वाला हो गया 1.5 और 0.5, है ना। तो अगर हम लोग इसका RCM देखेंगे, तो RCM इज इक्वल टू M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा RCM बार, यहाँ पर M1 M2 M3 1 ही है, तो 1 लिखना है हमको, और R1 बार 0.5 1.5, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 0.5 1.5। फिर उसके बाद M2 1 किलोग्राम, R2 कितना है 0.5 तो हमको लिखना है यहाँ पर 0.5 और M3 कितना है 1, और यहाँ पर कितना है 1.5 1.5, तो ये वाला 0.5 और डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 1। सो RCM बार इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या वही रहेगा, तो 0.5 0.5 और 1.5, ये कितना हो गया 2.5 वाला।
0.5, 0.51 और 1.5, 2.5, 1.5, 2 और 2.5, ये वाला कितना हो गया 2.5 एंड डिवाइडेड बाय 3, ये वाला कितना हो गया, तो RCM बार इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2.5 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। तो ये वाला आपके पास RCM मतलब उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं मिलेगा, 2.5 लिखा तो 0.8 के आसपास कहीं मिलेगा। पॉइंट देखिए 24 होता है तो 0.8 मिल जाता है ना, 0.8 नहीं था ना, 24 होता है 25 की जगह, तो मतलब यहाँ पर कहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये 0.8 जैसा कुछ यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस पॉइंट पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि उस सारी लेविना का मास जैसे कि इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा हमको लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे नेक्स्ट वन, अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर, ये वाला 7.4। अब 7.4 फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। ओके चलिए बेटा इसको हम लोग देखते हैं। हमको ऐसा लगता है जैसे इतने इजी क्वेश्चन देखे हम लोगों को वो समझ के आ रहा है, या हम लोग सेकंड स्टैंडर्ड में है या थर्ड स्टैंडर्ड में है। देखिए वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट जो है पूछ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला वेक्टर ए बार आपको दिया हुआ है, इट इज 3ik माइनस 4j प्लस 5 और बी बार ये दिया गया है, ये माइनस 2ik प्लस j माइनस 3 है, ये वाला आपको दिया गया है। अब आप देखेंगे तो दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हम लोग डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू माइनस 2 है ना, वो ax bx प्लस ay by प्लस az dz, और ये वाला आपके पास 4 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू माइनस 3, तो ये वाला कितना हो गया a बार डॉट b बार डॉट नहीं है b बार, ये वाला माइनस 6 प्लस सॉरी माइनस 4 माइनस 15, ये वाला कितना हो गया आपके पास माइनस 25 है ना, ये वाला हो गया माइनस 25, ठीक है। ये वाला आपके पास हो गया डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होगा, तो a बार डॉट b बार क्रॉस b बार इस i के डिटरमिनेंट i के j के यहाँ पर 3 माइनस 4 5 और यहाँ पर माइनस 2 1 माइनस 3, याद है आपको, ऐसा हम लोगों ने इसको सीखा था कैसे इसको सॉल्व करना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू i के, देखेंगे बेटा i के, ये वाला i के, और ये वाला अगर इसको हम लोग भूलते हैं तो ये वाला माइनस 4 5 1 माइनस 3, तो माइनस 4 5 1 माइनस 3, ठीक है बेटा, है ना, माइनस 4 5 1 माइनस 3। अब ये j के, तो ये इसका साइन चेंज करके रखना है माइनस j के, है ना, और ये वाले इसको भूलना है, तो क्या मिलेगा आपको 3 5 माइनस 2 माइनस 3, ये वाला 3 5 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 3, और ये वाला कितना मिलेगा 3 माइनस 4 और माइनस 2 1, है ना, तो ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये वाला आपको मिलेगा a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू i, क्या होगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस 5 वर्ग है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसे माइनस ऐसे, फिर माइनस j के, ये वाला कितना हो गया माइनस 9 प्लस 10, है ना, और ये वाला के कितना हो गया 3 माइनस इंटू माइनस प्लस और वो फिर उसका माइनस मतलब माइनस 8, तो a बार क्रॉस b बार ये वाला हो गया आपके पास 7ik प्लस माइनस j, है ना, ये वाला हो गया माइनस j 1 और 10 माइनस 9 1 1 माइनस j, और ये वाला कितना हो गया माइनस 5ik। सो दिस इज गोइंग टू बी योर वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कर दिया i के, फिर ये वाला हम लोगों ने ले लिया, फिर j के, फिर ये वाला हम लोगों ने ले लिया, फिर k के, फिर ये वाला हम लोगों ने ले लिया, ऐसे करके इसको सॉल्व कर दिया। तो ये वाला हमारे पास 7.4 की हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इसकी डॉट बनाइए,
इसकी जो है नॉट बनेगी। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 7.5 पर जाए, है ना। एनसीईआरटी आपकी हाथ में होनी चाहिए, तो ये वाला हम लोग जो है 7.5 पर जाते हैं। तो 7.5 एग्जाम्पल क्या है, 7.5 example number 7.5 find the torque of a force। देखिए फोर्स आपको दिया हुआ है 7I plus 3J minus 5 and R bar about the origin। The force or act on a particle whose position vector is I minus J प्लस ए। ठीक है, तो हम लोग जो है टॉर्क कैसे लिखते हैं इनका, आर बार क्रॉस एफ बार। बच्चे जल्दी क्या करते हैं मालूम है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ बार क्रॉस आर बार लिखते हैं। इट इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों जो है ना साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस एफ बार, तो आपको आर बार क्रॉस एफ बार लिखना है ना। तो आर एफ है ना, रणजीत फालूदा, ऐसा कुछ भी याद रखना। रणजीत फ्रेंड, ऐसा कुछ भी आप याद रखना, है ना। तो ये आर एफ आपको याद रखना है, एफ आर नहीं। अगर आपने ऐसा भी दिया ना एफ बार प्लस आर बार, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है ना, तो ये वाला आर एफ आर एफ आर एफ आर एफ। ओके चलिए, अब ये टॉर्क इज इक्वल टू आर बार प्लस एफ बार। तो ये वाला टॉर्क हमको कैसे मिलेगा, तो हमको यहाँ पर ये डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ से बना दूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई के जे के और के, और यहाँ पर पहले आर बार। तो आर बार देखिए, पहले आर बार है तो पहले ये रखना है 1 -1 1 और 7 3 -5। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई के हो गया, फिर अगर -1 1 और 3 -5 ये वाला हो गया, फिर उसके बाद माइनस जी के हुआ, तो ये वाला हो गया 1 1 और 7 -5 और ये वाला के हो गया, फिर के हो गया, तो ये वाला हो गया 1 -1 और 7 3। ठीक है बेटा, अब आपको देखेंगे यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू आई के, और ये वाला हो गया 5 -3 माइनस जी, ये वाला होगा -5 -7। ठीक है, प्लस वी कैन से के, ये 3 + 7। ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया आपके पास, टॉर्क इज इक्वल, अगर आप देखोगे तो दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको मिलेगा 2i। कितना मिलेगा बेटा, 2i माइनस इनटू माइनस प्लस 12j प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 10। दिस इज हाउ यू जनरली फाइंड आउट द टॉर्क। द टॉर्क हमको कितना मिलेगा, ये वाला हमको इतना टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।